हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो विद्युत धारा का ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरोधों के संयोजन, या हम कह सकते हैं प्रतिरोधों के समूहन, जो दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन भी कह सकते हैं, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन या हम इसे ही समांतर क्रम समूहन भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दो टॉपिक को आज बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम समझ लेंगे और इसका गणना भी करेंगे। जो फॉर्मूला आता है उसे हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले कि श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन या हम इसे समूहन भी कह सकते हैं, मतलब श्रेणी क्रम समूहन कहें या संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहें। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन हम सबसे पहले आपको हमेशा हर वीडियो में मैं या तो एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं या तो फॉर्मूला पर ही हम क्या करते हैं, डिफिनेशन को बताते हैं। तो वैसे ही इसमें भी हम करेंगे, फिगर के माध्यम से आपको हम डिफिनेशन इसका बताएंगे। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का हम क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर हो जाएगा जैसे ठीक है, यहाँ से हम पूंजी ले लेते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का। देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो है ये R है। ठीक है, R1, ये R2 है, ये R3 है। मतलब एक क्या है, ये एक सर्किट है, परिपथ है, जिसमें हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। ये क्या है, ये बैटरी है, ये क्या है, कुंजी है। ठीक है, ये क्या है, कुंजी है। ठीक है, तो जब हम इस बैटरी की सहायता से, इसका मतलब है ये बड़ा जो सिरा है ये प्लस होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, प्लस माइनस। तो जब हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं तो याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि जो धारा का मान होता है ना, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो नियत होता है। जब इसमें प्रतिरोध होगा, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा वो V1 उत्पन्न होगा, VR में V1, V2 में R2 में V2 और R3 में V3। मतलब तीनों में विभव अलग अलग होगा, परंतु याद रखेंगे इस परिपथ में जो धारा I का मान होगा ना, वो सभी प्रतिरोधों पर सामान्य होगा। मतलब I ही इसमें भी होगा, I इसमें भी, I इसमें भी। मतलब कुल कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है, विद्युत धारा का मान, वो नियत होता है, मतलब बदलता नहीं है, सभी पर सामान्य रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत धारा, जो धारा होता है, विद्युत धारा, वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, नियत होता है। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे, तो समझिएगा डिफिनीशन इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे कि दो, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध। ठीक है, आप दो भी ले सकते हैं, दो से अधिक प्रतिरोध भी आप कितना भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध ही लिया है, आप चाहें तो कितना भी प्रतिरोध ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ठीक है, समझिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार मतलब संयोजित किया जाए, इस प्रकार उसे जोड़ा जाए कि धारा का मान क्या हो, नियत हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। संयोजन मतलब क्या होता है, या समूहन माने क्या होता है, जोड़ना। अब किसे जोड़ा जा रहा है, प्रतिरोधों को। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जोड़ जिसमें धारा का मान क्या हो, नियत हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप
सिंपल से अगर भाषा में कहें तो इसका डिफिनेशन कैसे कहेंगे कि लिखिए, आप अगर बहुत ही तेज स्टूडेंट होंगे तो आप लिखिए, स्वयं नोट्स बनाना सीखिए, या आप कमजोर भी हैं तो स्वयं नोट्स बनाइए, और गलत होगा तो मैं लिखवाऊंगा फिर से डिफिनेशन, आप वहां से सुधार कर सकते हैं, परंतु जो बोला जा रहा है वही डिफिनेशन होगा। तो क्या कहा जा रहा है, सुनिए, उसके बाद पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद लिखिए। क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जो आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन। तो मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफिनेशन। ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान नियत होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जो हमने बोला वही हमने लिख दिया, आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। अब हम इसकी गणना करेंगे। तो सिंपल सी आपको सबसे पहले ये डिफिनेशन लिख लेना है, उसके बाद फिगर ऐसे जैसे बनाया गया है वैसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल से नीचे लिखेंगे गणना। ठीक है, गणना लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, धारा का मान नियत होता है, बस ये याद रखेंगे। ठीक है, तो गणना। ठीक है, तो मतलब हम इसमें गणना करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। ठीक है, तो याद रखेंगे, हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन कहें या समूहन, ठीक है, बात एक ही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम कुल विभव देखेंगे तो कुल विभव का फॉर्मूला, विभव इक्वल टू क्या होता है, विभव को v से प्रदर्शित करते हैं, तो जो कुल विभव होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, इनका जोड़ ही, मतलब इसका v1 v2 v3 जब तीनों को हम जोड़ देंगे तभी तो कुल विभव निकलेगा। तो हमने क्या कर दिया, कुल विभव का फॉर्मूला लिख दिया, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आपका हो गया। उसके बाद तब लिखेंगे, तब हम जानते हैं। ठीक है, तब हम जानते हैं क्या कि ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं। आप लिखिएगा कि ओम के नियम से। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ओम के नियम से। ठीक है, जैसे लिखवाया जा रहा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है आपको तो ऐसे ही लिखना है। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओम के नियम से हम जानते हैं कि R जो होता है, R इक्वल टू, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं R इक्वल टू V बाई आई होता है। ठीक है, V बाई आई होता है। यदि इधर ये क्या है, I गुणा में, सॉरी भाग में है I, इधर हम भेज दें तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा प्रतिरोध के। तो यहाँ से V का जो मान निकल गया, V इक्वल टू वो आर आई निकल गया कि नहीं, आर आई निकल गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया ओम के नियमों से। ओम के नियम को हम जानते हैं ये होता है, और यहाँ से भी का मान निकल गया आर आई, मतलब इस भी का मान यहाँ पर मिल गया। अब इसी भी की सहायता से हम v1 v2 v3 का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं, तब लिखेंगे तब। ठीक है, तब जब हम जानते हैं v का मान v इक्वल टू r1 आई, r आई होता है, तो v1 का मान क्या हो जाएगा, तब v1 का मान क्या हो जाएगा, तब v1 का मान, मतलब v1 का मान क्या हो जाएगा, तो v1 के लिए r1, इसके लिए क्या है r है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा r1
आई हो जाएगा ना, क्योंकि आई सभी में नियत है, इस पर भी आई नियत है, इस पर भी आई समान है, इस पर भी आई, मतलब आई 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 इस पर है, ठीक है। तो V1 के लिए R1 आई हो जाएगा, और V2 के लिए क्या हो जाएगा R2 आई हो जाएगा, और V3 के लिए क्या हो जाएगा R3 आई हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड, इसे हम समीकरण थर्ड दे देते हैं, ऐसे समीकरण फोर्थ दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल गया तीनों का विभव, इसका भी मान हमने यहाँ पर देख लिया, इसका मान, और इन तीनों का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण मतलब फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, जो सॉरी इसको हमने फर्स्ट ले लिया है ना, तो इसको मान लीजिए, कोई मत मान लीजिए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबका मान हम इसमें रखेंगे, तो मान रखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब हम इन सभी का मान यहाँ से पुटअप करेंगे, तो V का मान क्या है, यहाँ पे RI है, ठीक है, और V1 का मान क्या है, R1I है, और V2 का मान क्या है, R2I है, और V3 का मान क्या है, R3I है। थोड़ा मैं अभी खाना खाया हूँ, इसलिए मतलब वो हो रहा है, मतलब हुचकी आ रहा है, ठीक है, बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने विभव के कुल विभव निकाला था, उसके बाद हमने ओम की सहायता से V का मान, V1, V2, V3 इन तीनों का मान, हमने चारों का मान निकाला था। उसके बाद हम इन सभी का मान हमने क्या किया, इसमें पुट किया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए सभी में, इसमें आई तो है, इसमें इन तीनों में देखेंगे तो आई क्या है, सामान्य है। जब कोई क्या होता है, सामान्य होता है, तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं ना, तो ये RI हो जाएगा, इसमें से हम I कॉमन कर लेते हैं। जब हम I को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया कि नहीं, बच गया ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो I है ये इधर क्या है, गुणा में है, ये भी इधर क्या है, I गुणा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया कि R इक्वल टू क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया श्रेणी क्रम संयोजन का, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का आपका फॉर्मूला मिल गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं एक बार देख लूँ कि ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का आपका टोटल, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि जब धारा नियत होगी ना, तो हमें विभव, कुल विभव निकालना है, ठीक है। कुल विभव निकालेंगे, उसके बाद विभव का सभी का मान पुटअप करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी एक टॉपिक पढ़ना है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है, उसे पढ़ना है और पढ़ के ही वीडियो को एंड किया जाएगा, ठीक है। परंतु मैं आपको फिर से बीच में बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा मतलब जो चैनल है वो अभी नया है, ठीक है। तो जिसके कारण अभी व्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो बोलने में थोड़ा सा घबराहट होता है, ठीक है। बोली मतलब उतना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ मैं, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और चलिए अब देखते हैं हम, मतलब सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ये नहीं, आपको लगे ना कि हाँ वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर मतलब ऐसे विस्तार में मतलब किसी भाई को जो आपके दोस्त हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझाया जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा, तो उनके पास शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि हाँ इनका वीडियो देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उनके पास शेयर कर सकते हैं, इस प्रकार हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और ये अगर नहीं कर रहे
रहे हैं तो आप बस केवल आपको मतलब किसी को बताना नहीं है, तो आप सिंपल से एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे समांतर क्रम, जो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, या समांतर क्रम सम्मोहन भी कह सकते हैं। ठीक है, किसके समांतर क्रम, मतलब प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो जस्ट, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट वो होता है। ठीक है, जो समांतर क्रम क्या होता है, सम्मोहन होता है या संयोजन होता है। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं और अच्छे से गणना भी उसका भी कर लेंगे। डिफिनीशन तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, उसका भी जैसे ये याद हुआ है आपको समझ में आया है। ठीक है, तो हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या हम कह सकते हैं सम्मोहन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या सम्मोहन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इंक लग रहा है कि मतलब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एक जो परिपथ है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम परिपथ में इसका बना लेते हैं फिगर। तो ये हो गया ये प्रतिरोध, ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, छोटा ही फिगर होगा तो अच्छा रहेगा। और इसे हम क्या करते हैं, एक कुंजी एक बैटरी से हम क्या कर देते हैं, इसे हम एक कुंजी और बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। देखिए अब आपको समझना है, ये तो हमने फिगर जल्दी जल्दी बना दिया। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध इसमें भी लिया है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, समझिएगा ये क्या है, बैटरी है, आप जानते ही होंगे बैटरी है। और ये क्या है, कुंजी है, ये कुंजी है। ठीक है, जब हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, समझिएगा जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ तक तो आई जाएगा, परंतु यहाँ से 3 रूट हो गए हैं, तो इन तीनों में अलग अलग I1 मतलब धारा क्या होगा, अलग अलग प्रवाहित होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा I1 प्रवाहित होगा, इसमें I2 और इसमें क्या होगा I3 प्रवाहित होगा। और याद रखेंगे जो समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें याद रखेंगे जो विभव होता है वो क्या होता है, नियत होता है। मतलब इसमें जो विभव होगा वो भी होगा, इस पर भी R2 पर भी विभव भी होगा, और R3 पर भी विभव, R3 पर भी विभव जो होगा वो क्या होगा, वो भी होगा। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। नियत का मतलब ही होता है कि जो विभव है वो क्या है, सभी पर सामान्य है। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे, जस्ट थोड़ा सा अंतर है। हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो, उसे ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गया कैसे। ठीक है, जस्ट उसी तरह है। ठीक है, जस्ट उसी तरह है जिसमें उसमें हमने क्या कहा था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहा था कि धारा का मान नियत होता है, और इसमें क्या कहना है कि विभव का मान नियत होता है। तो हम क्या कहेंगे, एक बार आपको बता दिया जा रहा है कि हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, मतलब कहा जा रहा है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा संयोजन का मतलब होता है जोड़। तो ऐसा जोड़ जिसमें विभव का मान क्या हो, नियत हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो सिंपल से आपको सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसे लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, उसके बाद हम गणना करेंगे। बस याद रखेंगे जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो हम गणना यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तब इसके बाद फिगर बनाने के बाद सिंपल से नीचे लिखना है गणना। ठीक है, आपको गणना लिख देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि अभी जो मतलब मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, तो जिसके कारण ही क्या होता है, बोलते हूं तो कभी कभी मतलब अलग, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आवाज़ आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लटपटा जाता है बोलने में। ठीक है, तो आप मतलब समझ रहे होंगे कि अगर शुरुआती कोई भी काम किया जाए तो उतना अच्छा तरीके से नहीं हो पाता है जितना हम मतलब क्या करते हैं, हम उसकी चाहत रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं भी जितना मतलब अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ उतना अच्छे से तो नहीं पढ़ा पाता हूँ, उतना अच्छे से आपको बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ और जल्द से जल्द ये सुधार हो जाएगा जब बार बार मैं क्या करूँगा, इसका प्रैक्टिस करूँगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए कि मेरा भी हौसला बढ़े, और जिसके कारण मैं आपको अच्छा से अच्छा मैं मतलब आपको समझा सकूं और अच्छा से अच्छा हमेशा वीडियो डालूं, जिसके कारण आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिए। अब हम देखेंगे इसका गणना। तो हम क्या कहेंगे इसमें, देखिए जब इसमें विभव नियत है ना, तो इसमें हम निकालेंगे कि परिपथ में कुल विद्युत धारा निकालेंगे। ठीक है, और जब उसमें धारा नियत था तो उसमें हम कुल विभव निकाले थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कुल विद्युत धारा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि परिपथ में कुल विद्युत धारा। ठीक है, तो परिपथ में कुल विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा परिपथ में कुल विद्युत धारा। ठीक है, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, मतलब समीकरण एक मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे तब हम जानते हैं ओम के नियम से। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, समझिएगा। यहाँ पे ओम के नियम से तब लिखना है कि ओम के नियम से। ओम के नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, जो R होता है R इक्वल टू V बाई आई होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से V बाई आई होता है, तो यहाँ से हम I का मान निकालना है। तो I इधर भाग में है, आएगा तो गुणा करा देगा ना, तो हम जस्ट इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझना है, इधर क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर आई इक्वल टू भी हो जाएगा, आर आई इक्वल टू भी हो जाएगा। अब देखिए जो आई है इधर गुणा में है, ये आर क्या है इधर गुणा में है, इधर हम भेज दें तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, विभव में भाग कर देगा, तो मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसे हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम 2 मान लेंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने पहले निकाल लिया, धारा का मान हमने निकाल लिया V बाई आर। ठीक है, अब इसी की सहायता से I की सहायता से हम I1 I2 I3 निकालेंगे, जिस तरह उसमें हमने विभव का की सहायता से हमें V1 V2 V3 का मान निकाला था। तो जस्ट हम जानते हैं तब लिखेंगे तब I1। ठीक है, तब I1 तो हम जानते हैं कि इसमें विभव क्या होता है, नियत तो होता है, सभी पर विभव क्या है, V है, तो R1 के लिए भी V हो जाएगा। तो हम सिंपल से लिखेंगे V बाई R1 हो जाएगा समीकरण 3, और V I2 के लिए भी क्या हो जाएगा, V बाई R2 समीकरण 4, और I3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, V बाई R3, ये समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका तीनों हो गया। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले कुल धारा निकाला, धारा का ये जब योग किया तब कुल धारा हो गया। ओम के नियम से हमने आई का मान निकाल लिया, उसके बाद आई की सहायता से हमने तीनों का मान निकाल लिया। अब हम इसका समीकरण सेकेंड मतलब 2 3 4 5 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 3 4 5 का मान समीकरण फर्स्ट में मतलब 1 में रखने
पर, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3, तो हम लिखते हैं i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3, ये हो गया। अब हम तीनों का मान रखते हैं तो यहाँ से v बाई आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ से i का मान, ये i का मान हम यहाँ से जो i का मान है वो v बाई आर हो जाएगा ना, तो इसका मान रखते हैं v बाई आर, ठीक है। i1 का मान v बाई r1, तो यहाँ से v बाई r1 लिख देंगे, इसका हो जाएगा v बाई r2, i3 के लिए क्या हो जाएगा v बाई R3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तब हम इसमें से देख रहे हैं विभव क्या है, तीनों में सामान्य है, तो विभव को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से v बाई आर इक्वल टू, जब विभव को कॉमन कर लेंगे तो v निकल गया, तो यहाँ पे विभव जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक एक, तीनों पर एक बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बच गया। अब हम देख रहे हैं विभव इधर गुणा में है, इधर भी ऊपर क्या है गुणा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैथ अच्छे से जानते होंगे तो ये गुणा भाग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे एक जो विभव हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर एक बच गया, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका निकल गया विभव का सूत्र, सॉरी प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम संयोजन का ये सूत्र निकल गया। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए यही हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। ये आपका जो परिभाषा है वो, उसके बाद आपका फिगर बनाना है, उसके बाद आपको सिंपल सी गणना लिखना है, गणना के बाद जैसे आपको सीक्वेंस में लिखा गया है वैसे आपको लिख देना है। आपको अगर 5 मार्क्स का अगर होगा, 5 नंबर का होगा, तो आपको 5 में 5 नंबर फुल टू फुल मिलेगा, ऐसे आप लिखेंगे तो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, बार बार मैं कहने का मतलब है, बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप शायद मतलब उतना ध्यान ना देते हो इस बात के लिए, परंतु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको पढ़ा देना तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको पढ़ा दी, आपको मतलब जितना मुझसे हो सका उतना मैं अच्छे से आपको पढ़ाया बताया, आपको शायद वो ज्ञान आपको प्राप्त भी हो गया होगा अभी तक। तो आपने मतलब मैंने अपना कार्य तो कर दिया, परंतु आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे प्रति भी। तो आप हमारे लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कैसे अभी मतलब कैसे मतलब लगे आपको कि हाँ ऐसा किसी भी मतलब ऐसे मेरे मतलब आपके कोई दोस्त हो कि जिनको मतलब समझ में नहीं आता हो और ऐसे समझाया जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा, तो उनके पास मतलब आप कह सकते हैं, उनको लिंक हमारा भेज सकते हैं आप हमारे वीडियो का, और उनसे कह सकते हैं कि आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का भौतिक विज्ञान क्लास 12 ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए, ठीक है। अभी मैं खाना खाया हूँ तो इसके लिए मतलब क्या आ रहा है, हुचकी आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो, कोई भी टॉपिक, ठीक है, भौतिक विज्ञान के रिलेटिव अगर कोई भी टॉपिक आपको, जैसे मान लेते हैं विद्युत धारा ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो विद्युत धारा सिंपल से क्या करना है, यूट्यूब पर नाम लिखना है विद्युत धारा और हमारे चैनल का नाम लिखना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। भले उसके साथ कुछ और भी मतलब वीडियो के कुछ और भी रिलेटिव उसके ज्ञान मिले, परंतु क्या मतलब जो विद्युत धारा आपको समझना है तो आप सिंपल से उसको विद्युत धारा तक ले आकर विद्युत धारा से समझ सकते हैं, ठीक है। परंतु मैं आपको कहूँगा कि ऐसे तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे मतलब कोई भी आपको टॉपिक ना समझ में आए तो ऐसे करके आपको वीडियो मिल जाएगा। परंतु मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं ना, तो सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए और समझते हुए पढ़िए, रट्टा कभी मत मारिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा है जो फिजिक्स है ना क्लास 12 का, वो बहुत ही बड़ा मतलब सिलेबस है, तो उसको रट्टा मारकर आप कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। पास तो कर लेंगे ऐसे, परंतु हाई मार्क्स आपको स्कोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझकर आपको पढ़ना है और मतलब अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो दोस्तों मेरे लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से अच्छा मतलब आप मार्क्स स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।